एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। 20 तारीख से लेके अभी 22 तारीख 9:09:38 जब 20 तारीख को आप लोगों ने शुरू करी थी अपनी छोटी सी जर्नी से लेके अभी तक, आप लोगों को लगता है आपके अंदर कुछ बदलाव आया या कुछ महसूस हुआ आपको? यस? कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया? शांति का अनुभव हो रहा है? आपको लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी थी आपकी ज़िंदगी में जो कि मिसिंग थी और वो आपको यहाँ मिल के आके पूर्ण रूप हो रहा है उन चीज़ों में? ऐसा आपको कैसा एहसास हो रहा है? हम सब, मुझे इंक्लूडेड, हम सब सेना में हैं। जिस प्रकार की भी सेना हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, हम सब अपने अपने क्षेत्र में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कॉम्बैट के अंदर किसी युद्ध की, एक युद्ध स्थल की परिस्थिति, सिचुएशन के अंदर जाते हैं जहाँ की हमें तनाव, स्ट्रेस का अनुभव होता है। आज हमारे बीच कर्नल BC सतीश सर हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ राजयोग, जो ये राजयोग मेडिटेशन है, इसका एक्सपीरियंस हमारा जो कॉम्बैट के अंदर जो हमारा स्ट्रेस होता है, कॉम्बैट के स्ट्रेस से कैसे बाहर निकला जाए, उसके बारे में सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। संक्षिप्त में सर का परिचय है कि सर 20 अगस्त 1964 1964 पोस्ट ग्रेजुएटेड बॉटनी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से सर ने किया और उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत OTA चेन्नई से मार्च 1989 में कमीशन लिया। कमीशन लेते ही सर की पोस्टिंग कारगिल सेक्टर के अंदर हुई थी रेगुलर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के तौर पे। वो इंस्ट्रक्टर क्लास भी, आप सब लोग ट्रेनिंग सेंटर में गए हैं तो सर इंस्ट्रक्टर क्लास भी थे आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल। जितने कमांडोज यहाँ पे हैं उन वाकफियत होगी कि वो हमारा पैरा ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ पे सर आगरा में 98 सितंबर से लेके अप्रैल 2001 तक इंस्ट्रक्टर क्लास भी थे। अपने 33 साल के करियर में सर का कमीशन 9 गढ़वाल राइफल के अंदर हुआ था, इन्फेंट्री की एक पलटन है। उन्होंने अपनी सर्विस
हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस देश में हर कोने में अपनी सर्विस दी। जामनगर हो, चाहे इंडो टिबेटन बॉर्डर हरसिल करके एक जगह है, हैदराबाद, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर का, आगरा में पैरा ट्रेनिंग स्कूल के अंदर, गोरखा रेजिमेंटल सेंटर, आसाम राइफल के अंदर सर की एक बहुत बड़ी खासियत रही कि वो वहाँ के अंदर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और डी एडिक्शन, बिकॉज वहाँ पे व्यसन के तहत बहुत सारे फौजी ग्रसित थे, तो उसके में इंस्ट्रूमेंटल थे सर के वहाँ पे पुरुषार्थ की वजह से डी एडिक्शन सेंटर और स्ट्रेस मैनेजमेंट की काफ़ी सेवाएं हुई। सर का इस गॉडली यूनिवर्सिटी से जुलाई 1983 से सर का इस गॉडली यूनिवर्सिटी के साथ जर्नी शुरू हुई है, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और तब से लेके मौजूदा दिन तक वो इस जर्नी में कंटिन्यू हैं और स्वयं को एक स्टूडेंट मानते हैं। इनकी मदद से आसाम राइफल ने हमारे जितने भी बीके भाई बहन वहाँ रहते हैं, असम की सरकार ने वहाँ पे उनको रहने के लिए एक स्ट्रेस, जहाँ की हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और डी एडिक्शन के क्लासेस कर सके, आसाम राइफल के ट्रूप्स और जो नागा हैं उनके लिए वहाँ पे उन्होंने उनको घर दिया काफ़ी रहने के लिए। किलो फोर्स है कश्मीर के अंदर, 2011 से 13 में सर की वहाँ पे पोस्टिंग थी। वहाँ पे उस समय में जबकि आतंकवाद चरम सीमा पे था, उसके बावजूद सर ने ये सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के कई प्रोग्राम कश्मीर वैली के अंदर ऑर्गेनाइज कराए, जहाँ पे कि अधिकारीगण, जेसीओ और जितने जवान थे 2011, 12 और 13 में काफ़ी उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया और अपने सैनिक जीवन के अंतिम जो साल थे साहब ने यहीं पे माउंट आबू में स्टेशन हेडक्वार्टर में बिताए हैं। अब सर की रिटायरमेंट नवंबर 2022 में ही, और तब से लेके अभी तक वो जो हमारा हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज का, आबू रोड का, वो वहाँ पे रह के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं ब्रह्मा कुमारीज के और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के। ये था इनका ऑफिशियल तरीके से जो फौज की सिखलाई के हिसाब से परिचय देना होता है। सर को मैं पिछले 2-3 सालों से मेरा जो पर्सनल इंटरैक्शन सर के साथ रहा है, अधिकारीगण होके इतनी लंबी सर्विस करने के बाद 33 साल के बाद कहीं ना कहीं जैसे फौज में सिखाया जाता है कि हमारे अंदर अहम होना चाहिए, हमारे में एम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, बट सर बिल्कुल ही ग्राउंड टू अर्थ जिसको बोला जाता है, इजीली अप्रोचेबल। आप कभी भी किसी भी समय कभी भी जाके कुछ भी चीज़ इनसे पूछ सकते हैं, और यकीन मानिए जब मैं आपसे कहूँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, हर मदद जो संभव है और जो ना भी संभव हो वो मदद भी सर आपको देंगे, इस लक्ष्य से कि किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं इस ज्ञान को जो सर ने अर्जित किया है वो आप तक पहुंचे और आपका फायदा हो। तो ज़्यादा और समय ना लेते हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ऑफ एप्लीकेशन ऑफ राज योगा इन द कॉम्बैट। ओवर टू यू सर। ओम शांति। ओम शांति। तो मुझे ये ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जब मैं 18 साल का था तो लखनऊ में मिला। तब मैं स्टूडेंट था और 1983 की ये बात है। ब्रह्मा कुमारीज तब बहुत ज़्यादा फैली नहीं थी। लखनऊ में हमारे 3 ब्रांचेस थे और मैं जैसे ही मुझे ज्ञान समझ में आया 1 वीक कोर्स करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ये तरीका होता है कि जब भी आपको हमसे जुड़ना है, इस संस्था से जुड़ना है, तो सबसे पहले आप हमारे केंद्र में जाते हैं जहाँ एक म्यूजियम होता है, चित्र होते हैं, वो समझाया जाता है। उसके बाद अगर आप और रुचि दिखाते हैं तो 1 वीक कोर्स होता है। तो जैसे ही मेरा 1 वीक कोर्स हुआ, उससे पूर्व तो मैं हनुमान जी का भक्त था, रोज हनुमान चालीसा पढ़ना और भगवान को, हनुमान जी को याद करना। पर जैसे ही मेरा 1 वीक कोर्स पूरा हुआ तो पता चला कि ये जो देवताओं को हम पूजते हैं ये तो हम ही थे, हम ही इतने महान थे, ये तो सिर्फ हम भूल गए अपने को, इसलिए नीचे साधारण मानव बन गए। तो फिर हमें ऐसा देवता बनना है तो परमात्मा आ गया। तो ये समझ में आ गया। तो हमने फिर नियमित क्लास में जाना, सेंटर में जाना शुरू किया। उन दिनों में एक स्टूडेंट था और जो घर वाले खर्चा भेजते थे वही मेरा पॉकेट मनी था। तो धन से तो मेरे पास कुछ था नहीं सेवा करने को ज़्यादा, बट आई वॉज फिजिकली फिट, यंग था मैं, तो मैं तन से सेवा करता था। तो मैं जो भी ब्रांच में जाता था वहाँ पे लखनऊ में, तो मैंने देखा जो सेंटर इंचार्ज थी वो एक काफ़ी एजड है ना बहन थी और उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी।
तो मैं जो मेरे से बन सकता था निस्वार्थ भाव से, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, चाहे वो सामान लाना हो, मैं उनकी पूरी मदद करता था। मेरे मन में यही था कि ये भगवान का कार्य चल रहा है, इसमें जो मेरे से बन सकता है मुझे करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे क्या बनने वाला हूँ। सोचता तो था, मेरे पिताजी नेवी में थे और इंडियन नेवी में वो सूबेदार मेजर के पद पे थे, और जब मैं क्लास 9th में था तो वो बीमारी से उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद हमारे चाचा जी ने हमें सपोर्ट किया, और हम 2 भाई 3 बहनें हैं। तो मेरी जो मदर थी, वो उसको जब पता चला कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूँ, तो उनको ये तो लगा कि ये थोड़ा सा वैराग जैसा उसको आ रहा है। तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि देखो तुम्हारी 3 बहनें हैं, आपको उसका नज़र रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, तो आप जॉब जरूर करो, है ना, यू शुड डू सम जॉब। तो मैंने बीएससी पूरी की। हाँ, ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने इस ज्ञान को नहीं लिया था तो मैं थोड़ा पढ़ाई में आलसी था और लापरवाह था। मैक्सिमम मेरे को 60% ही मेरा हाईएस्ट होता था, नहीं तो 55, 57 यही मेरा हाई परसेंटेज रहता था। जैसे ही मुझे ज्ञान मिला और मेडिटेशन मैंने सीखा और शुरू किया, जो मैं 2 घंटे भी नहीं बैठ सकता था पढ़ने के लिए, मैंने धीरे धीरे 2, 4, 6, 8, 10, 12 घंटे पढ़ने का आदत डाली। जो मेरे परसेंटेज 60 हो रहती थी, मैंने 85% तक पहुंचा, और इसलिए मेरे को आर्मी ने इंस्ट्रक्टर का पद दिया, क्योंकि मैंने उस कोर्स में बहुत अच्छा किया था। तो कहने का मतलब यह कि मेडिटेशन के बहुत बहुत फायदे हैं। खैर, जब मैं इंडियन आर्मी, मैं एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था कि मुझे क्या बनना चाहिए, तो मैंने ये देखा कि जब आप जीवन में निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से कोई कार्य करते हो और परमात्मा की सेवा में वो कार्य है, तो शायद भगवान हमारे लिए सोचता है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं आर्मी में आऊंगा और ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि मैं 1983 में जब 18 साल का था, मुझे ये ज्ञान मिला, तो मेरे को जीवन में सात्विकता, शुद्धता एकदम समा गई। मैं प्योर वेजिटेरियन बन गया। उससे पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था, तो मैं एकदम वेजिटेरियन बन गया। बिना लहसुन प्याज का भोजन खाने लगा। हॉस्टल में रहता था तो वहाँ के मेस में मैंने खाना छोड़ दिया, अपना खाना खुद बनाने लगा। ऐसा मैंने पुरुषार्थ शुरू किया, और रोज 4 बजे उठना, मेडिटेशन करना, यहाँ जो वाणी चलती है परमात्मा की उसको पढ़ना, ऐसे करके मेरा छात्र जीवन बढ़ने लगा। तो ऐसा जीवन जो इतना सात्विक और शुद्ध हो, शायद ही वो ऐसा कोई सोचेगा कि मैं फौज में जाऊंगा, क्योंकि दोनों जीवन एकदम विपरीत हैं, है ना। ये शुद्धता, सात्विकता बहुत ही प्यारा, ओम शांति, और फौजी जीवन आप सब जानते हो। बट भगवान को शायद सेवा लेनी होगी, तो मैंने 25 एग्जाम दिए अपने लाइफ में। आईएएस से लेके आप नाम लीजिए, वो सब एग्जाम मैंने दिए, सब में फेल हो गया। सिर्फ एक ही एग्जाम में पास हुआ, वो था कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और उसमें भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैं निकल गया। एक झटके में सारा एग्जाम क्लियर करवा दिया, और मेरे को कॉल लेटर आ गया कि आप ट्रेनिंग के लिए आइए। मुझे इतना पता नहीं था कि फौज के अंदर क्या माहौल होता है। खुश तो मैं था, बट मुझे पता नहीं था कि मेरे को क्या देखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं ट्रेनिंग सेंटर में आया, ओटीए चेन्नई में, और उसके बाद फौज में आया, तो मुझे मेरे पांव से धरती जो है खिसक गई, क्योंकि मैं एकदम सात्विक, और माहौल एकदम कैसा होता है माहौल? गाली से बुलाते हैं कि प्यार से बुलाते हैं? ओम शांति बोलता है कोई एकेडमी में? तो आप समझ सकते हो, सारी बात समझ गए आप लोग। ऐसी पलटन में भी होता है। पलटन में जब हम पहले दिन जाते, कोई नहीं पिलाएगा आपको नींबू का पानी। कौन सा पानी पिलाते हैं? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, वही पानी पिलाते हैं, क्योंकि कहते हैं भाई आप फौजी बन गए हो, खाओ पियो मौज करो। खैर, मैंने सबको इशारा किया कि मैं ये सब कुछ नहीं लेता हूँ। धीरे धीरे मेरा फौजी जीवन, जब 5 साल पूरे हो गए, मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था, तो मैंने वो 5 साल शुरू के एक चीज का ध्यान रखा कि मैं सिंसियरली काम करूंगा, बस इतना ही ध्यान रखा। कोई स्वार्थ नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, कुछ नहीं। और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा कि ये फौज मेरे लिए नहीं है, मुझे छोड़ना पड़ेगा 5 साल बाद, क्योंकि मैं एक सात्विक हूँ, शांति प्रिय हूँ, तो मैं आई विल गो लीव द आर्मी। तो 5 साल बाद मेरे पास एक फॉर्म आया कि भाई आपको छोड़ना है, एक्सटेंशन चाहिए या परमानेंट कमीशन चाहिए। तो मैंने बहुत सोचा, मेरे को लगा कि ओके, एक्सटेंशन के लिए भरते हैं, क्योंकि मेरी 3 बहनों में से एक की शादी हो गई है, 2 रह गई हैं, इनकी शादी के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये फॉर्म काउंटर साइन के लिए मेरे कमान अधिकारी के पास गया, उन्होंने देखा, मुझे तुरंत ऑफिस में बुलाया। कैप्टन सती तब कैप्टन था,
आपने एक्सटेंशन के लिए भरा है, आपने परमानेंट कमीशन नहीं भरा। रीजन, मैंने बोला सर आई रेस्पेक्ट द इंडियन आर्मी, बहुत अच्छी है, बहुत सम्मान है, बहुत प्यार है, बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन है, बट मैं भाई साहब सर आई एम ए वेरी स्पिरिचुअल मैन और मैं शांति प्रिय हूँ, मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जो बहुत शुद्ध और सात्विक हो। इसलिए मुझे ऐसा विश्वास होता है, ऐसा लगता है कि मैं बाहर जाके है ना ऐसा जीवन जीऊंगा और ऐसी नौकरी करूंगा जो मुझे सूट करेगी। उन्होंने मुझे देखा, 3 साल से मेरे सीईओ थे, कमान अधिकारी थे, मुस्कुराए, बोला मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं। मैंने जी सर। जब पार्टी होती है जानते हो क्या होता है? जी सर, हम सब मस्ती में झूम रहे होते हैं और तुम एक कोने में नींबू पानी लेके मुस्कुरा रहे होते हो। तब मैं सोचता हूं कि अगर कोई बात बिगड़ गई तो एक ही बंदा है जो संभालेगा और वो है कैप्टन सती। अरे तुम क्या बोल रहे हो, मैं एक्सटेंशन चाहिए, क्या बोल रहे हो तुम? ये तुम्हें परमानेंट कमीशन लेना चाहिए। तुम जैसे ऑफिसर्स की इंडियन आर्मी को जरूरत है जो इतने निस्वार्थ भाव से, इतने मेहनत से काम करते हैं, जिनकी एक ही लक्ष्य की सेवा। देखो आपको मैं जानता हूं, आपके परिवार को भी मैं जानता हूं, तो मैं जितना आपको समझता हूं आपको परमानेंट कमीशन लेना चाहिए। मैं रिकमेंड कर रहा हूं। ओके, दिस इज माय ऑर्डर, चलो जाओ ऑफिस से बाहर। तो मैं बाहर आ गया। अब मेरे तो संतुष्ट ही नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि ये तो ऑर्डर दिया गया है, मैं तो रहना नहीं चाहता हूं। तो मैं फिर शाम को ब्रह्मा कुमारी केंद्र में गया, ये हैदराबाद की बात है। वहां बहन जी बैठी हुई थी, मैं उनसे मिला, मैंने बहन जी ऐसी सी बात है, अब मुझे आर्मी में रहना चाहिए नहीं। वो भी मुस्कुराई, कहती भाई साहब आपको आर्मी में रहना चाहिए। मैं क्यों? कहती आपसे भगवान सेवा लेगा। मैं कैसे? मैं तो ज्ञान की कोई बात किसी से नहीं करता हूं। कहती वो समय जब आएगा ना तो आपकी सेवा लेगा। देखो 5 साल आपने बिता दिए, आपको पता है फौज किसे कहते हैं, कैसे एडजस्ट करना है, अब आप मत छोड़ना। ऐसे बाबा कहां से लाएगा बच्चों को, है ना, अंदर आपको लाया, इतना ट्रेन किया 5 साल, अब आप रहो। तो मुझे लगा जैसे बहन जी नहीं कह रही है, ऊपर वाला उनसे कहला रहा है। तो फिर मेरे को क्लियर हो गया कि अब मुझे फौज में रहना चाहिए। तो जैसे ही मैंने परमानेंट कमीशन मुझे मिला तो इंडियन आर्मी ने मुझे मेजर बना दिया, मेजर साहब, क्योंकि मेरे 6 साल हो गए थे, पलटन में मेजरों की कमी थी, तो बोला भैया इसको मेजर बनाओ, और पलटन कश्मीर की तरफ चल दी। अब पहला एक्सपीरियंस आपको सुनाना चाहता हूं कि जब हम कश्मीर पहुंचे, 95 की बात है, तो वहां बहुत आतंकवाद था। उन दिनों तो बहुत ज्यादा था, आए दिन बम ब्लास्ट, आईडी ब्लास्ट, क्या क्या नहीं हो रहा था, सुनते थे। तो जाने से पहले मैंने ये सोचा क्यों ना हम कश्मीर के लिए कुछ दुआएं करें। आज जब मेरा लेक्चर खत्म होगा मैं 3 बिंदुओं पे आपको लास्ट में सार बताऊंगा कि मेरे फौजी जीवन में और इस ईश्वरी जीवन में किन 3 बातों ने मुझे आज तक मदद की, जिसको मैंने फॉलो किया, जो मुझे यहां से सीखने को मिला इस ज्ञान से। तो मैंने दुआएं की, तो हम कश्मीर पहुंचे, हमें 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई कि कैसे यहाँ आतंकवादी को पकड़ना है। और फिर हमें बुलाया कमान अधिकारी महोदय ने, बोला कि सभी मेजर साहबों को बुलाया, तो 7 मेजर थे। बोला देखो हमारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, ये कश्मीर है, ये श्रीनगर है, ये राजधानी है इस स्टेट की, यहाँ पे हम बैठे हैं और अभी आपको कल से इस इलाके में मिलिटेंट्स को पकड़ने की ड्यूटी शुरू करनी है और मुझे खुशखबरी देनी है और जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिखाना है। तो सभी ने कहा हाँ सर, सभी ऐसे ही कहेंगे। मैं चुपचाप रहा, मेरे को पता था कि भाई इतनी आसानी से तो मिलिटेंट मिलते नहीं है। तो मैंने क्या किया, वो जवाबदारी को अपने सर पे नहीं लिया। मैं भगवान के साथ ना दोस्ती का भी रिश्ता है मेरा और पिता का भी है और सर्व संबंध है उससे। तो मैंने अपने पिता को बोला, अपने कमांडर को बोला, मैं उनको कमांडर भी मानता हूँ, सुप्रीम कमांडर, भाई ऐसा ऐसा आदेश मिला है, मैं आपका बच्चा हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप मुझे गाइड करना, ऐसे हम कैसे यहाँ पे सफल होंगे। तो पहले मैं आपको 2 साल का रिजल्ट सुनाता हूँ। हम वहाँ पे 95 to 97 तक रहे, 2 साल रहे। उस 2 साल में मेरी कंपनी ने 40 से अधिक मिलिटेंट्स को पकड़ा, जिसमें 3 महिलाएं थी। 7 AK और 8 पिस्टल्स हमने बरामद किए, खूब सारा बारूद, सब कुछ हमने लिया। सबसे बड़ा इनाम हमें जो मिला, एक भी गोली एक भी जवान को नहीं लगी। सब सुरक्षित वहां से हम निकल गए। खैर, अब आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाता हूं कि उन 40 मिलिटेंट में हमने जब एक मिलिटेंट को पकड़ा,
उसकी खबर है ना, फयाज उसका नाम था, उसकी कहानी सुनाता हूँ कि कैसे हम किसी के जीवन को बदल सकते हैं और उससे दुआएं ले सकते हैं, और आज तक वो दुआएं साथ चल रही है। तो एक दिन में 12 बजे मैं अपने ऑफिस में बैठा था, एक मेरा मुखबिर इन्फॉर्मर आया, कहता है सर मेरे पास एक पक्की खबर है आपके लिए। क्या है? तो वो क्लास 12th का स्टूडेंट था, कश्मीरी लड़का था, उसको बड़ा शौक था फौजियों के साथ घूमने का और खबर देने का। तो मैंने बोला बता वो बेटा। कहता है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है नाटीपुरा, वहां पे एक मिलिटेंट है, वो घर में बैठा हुआ है और उसके पास पिस्टल है। मैंने खबर पक्की है तेरी? कहता बिल्कुल सर। तो मैंने अपनी सीएचएम को बोला टीम को तैयार करो, मैं भी तैयार हो गया। कॉम्बैट ड्रेस, आपको पता है हमारा कॉम्बैट ड्रेस, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, हाथ में एके, खड़े हो गए सब, गाड़ियां तैयार। सीएचएम ने कहा सर रिपोर्ट। मैंने हाँ यस रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट दी गई कि 14 लोग हैं, 2 गाड़ियां हैं, इतना असला है, हथियार है, ये है वो है। ओके, सावधान में सब खड़े थे। मैंने कहा सभी 2 मिनट परमात्मा को, भगवान को याद करेंगे। ये मैंने ड्रिल शुरू की थी और ये ड्रिल आज तक मैं करता हूं जब भी मेरे जवान मेरे सामने होते हैं। और 2 मिनट सब शांति से खड़े हो गए। उसके बाद मैंने कहा ओके बैठिए गाड़ी में। तो ये ड्रिल क्यों मैं करता था, एक बार एक जवान ने पूछा सर ये ड्रिल आप कराते हो, हम लोगों को हंसी आती है कि मेजर साहब हम ऐसे ड्रिल कराते हैं, हम लोग दबी जवान में हंसते हैं, तो क्या है इसका रीजन? मैंने कहा कि सुन लो फिर। देखो आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है? जी सर। हेलमेट पहना है? जी सर। हाथ में एके? बिल्कुल। फिर भी आपको गोली लग सकती है। ऐसे कई किस्से हैं जहां जवान पूरा तैयार था तो भी गोली खा गया और मर गया। तो इसलिए हम 2 मिनट याद करते हैं उस परमात्मा को, क्योंकि उसको याद करते ही उसकी छत्र छाया का बुलेट प्रूफ हमारे ऊपर आ जाता है, और उस बुलेट प्रूफ के बाद किसी की ताकत नहीं है हमें टच कर सके। और इसीलिए हमारा रिजल्ट क्या रहा कि हमें किसी को भी गोली नहीं लगी। खैर हम उस मिलिटेंट के घर पहुंचे, घेरा, अंदर घुसे, मिलिटेंट खाना खा रहा था, इशारा किया मुखबिर कि सर यही है वो। तो हमने उसको बोला खड़े हो जाइए। जी। नाम? फयाज। आपको हमारे साथ चलना है? जी सर। तो हमारे साथ आ गया। हल्ला किया उसकी वाइफ ने और मोहल्ले ने, हम उसको ले आए, मेरे ऑफिस में लाए। मैंने कहा फयाज सुना है आपके पास हथियार है? हाँ साहब मेरे पास हथियार है। मतलब कुछ नहीं, उसने रिवोल्ट नहीं किया, कुछ रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल जैसे मैं पूछ रहा हूं जवाब दे रहा है। नहीं तो आप जानते हैं हमारी आदत क्या होती है, जहां एक झूठ बोला 4 झापड़ पड़ते हैं। तो वो कुछ नहीं झूठ बोल रहा है, सीधे से बोल रहा हाँ सर हथियार। मैंने हथियार कैसे आ गया तेरे पास? कहते सर कहानी छोटी सी है सुना दूं? मैंने बोलो। कहते सर यहाँ पे 89-90 में मिलिटेंसी शुरू हुई, हमें बताया गया कि आजादी मिलेगी, मैं समझ नहीं पाया। मैंने देखा आपकी जैसी ड्रेस है ऐसी ड्रेस में हमारे लोग यहाँ घूम रहे हैं, कश्मीरी लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, हाथों में हथियार। तो उन्होंने कहा हम आजादी दिलाएंगे। तो मैंने पता नहीं कौन सी आजादी, चलो अच्छी बात है आजादी दिलाएंगे। तो मुझे लगा इनका सपोर्ट करना चाहिए इन लोगों का, तो मैंने इनका सपोर्ट किया। मैं हथियार नहीं उठाता था, इनके साथ जाता था। तो क्या हुआ, 2 साल तक मैंने इनको सपोर्ट किया, तो देखा ये तो लूट मार कर रहे हैं, आजादी तो मिल ही नहीं रही है और ये लोग तो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। तो मेरे को लगा मुझे इनके साथ नहीं चलना चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया। सर मैं एक टेक्नीशियन हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ, मुझे बहुत अच्छे ढंग से वीसीआर, टीवी, रेडियो ये सब ठीक करना आता है। तो मैंने इनको छोड़ा, मेरी दुकान थी, मैंने दोबारा दुकान खोली और अपना बिजनेस शुरू किया। एक दिन रात 12 बजे ये 3-4 मिलिटेंट हथियार के साथ मेरे घर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। मैं डर गया, मैंने भाई इतनी रात को तो कोई आता ही नहीं है। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हमने दरवाजा खोल के दरवाजे पे आ गए। देखा 3 मिलिटेंट खड़े, हथियार भी है। कहते हैं फयाज आजकल आप नहीं आ रहे हो, क्या बात हो गया? तो भाई साहब ऐसा है कि आप लोग ने जो कहा आज़ादी मिलेगी वो तो मिली नहीं, और जो आप लोग गलत काम कर रहे हैं ये तो मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बंद कर दिया। देखो आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हो हमारे साथ, तुम हमारे हिस्सा हो, आपको आना है, ये ऑर्डर है हमारा, और अगर नहीं आएंगे ना आप तो सुन लो, ये तुम्हारी जवान बेटी ना 16 साल की, इसको हम उठाएंगे अगली बार, सुन लिया? और चले गए। तो उसको लगा ये क्या बोल रहे हैं, क्या धमकी देके गए, डर गया वो। उसने फिर अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए घर में एक पिस्टल रख लिया। मैंने कहा वो पिस्टल कहाँ है तेरा? कहता है सर जल्दी से मेरे घर चलो, अन्यथा वो पिस्टल गायब हो जाएगा जहां रखा है मैंने। तो मैंने सोचा कि कहीं बिस्तर के नीचे रखा होगा या खेत में छुपाया होगा, कहीं ऐसे ही रखते हैं ये लोग पिस्टल, या संदूक के अंदर होगा। तो हम दोबारा उसके घर गए। जैसे ही गए तो 95 की बात है, उन दिनों घरों में गैस नहीं होता था, चूल्हे होते थे, आप चूल्हे जानते हो, है ना? तो वो अपने किचन में ले गया, चूल्हे पे ले गया
और चूल्हे के ऊपर एक चिमनी देखी मैंने, उस पे उसने अंदर हाथ डाला। तो मैंने भी अंदर देखा तो पूरा काला है। मैंने क्या कर रही है? अंदर से वो एक पॉलिथीन निकालता है, काली पॉलिथीन। खोला, उसमें से एक पिस्टल देता है मेरे को, एक मैगजीन देता है और 3 राउंड। मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर मुझे ये घर सर्च करना होता और मुझे ये हथियार निकालना होता, क्या मैं चिमनी में झांकता? क्या आप में से कोई चिमनी में झांकता? देखो कमाल। मैं शांत रहा, मेरा प्यार, शांति, मेरी आध्यात्मिकता, मेरा स्नेह, उसने तुरंत वो पिस्टल वहां से निकाला, मेरे हाथ में दे दिया। जैसे हम बाहर निकले तो उसकी वाइफ और मोहल्ला फिर बहुत जोर से चलाने लगा। मैंने समझाया उनको, आप डरो नहीं, और हम उसको ले आए। बड़ी मुश्किल से लाना पड़ा पर ले आए। मैंने बाद में पूछा लोगों से, भाई क्या बात है, इतनी उसकी वाइफ क्यों चिल्लाई, क्यों इतना रोए वो लोग? कहते हैं सर आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत विडंबना है यहाँ पे। मैं क्या बात है? कहते हैं सर जब किसी बंदे को ऐसे उठाते ना फौज, तो वाइफ क्या सोचती है ये नहीं आएगा। मैं क्यों सोचती है ऐसे? कहते हैं सर ऐसे बहुत उदाहरण है जहां नहीं आए लोग, और उनको हम भारत सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार हाफ विडो बोलती है। मतलब वो विडो भी नहीं है और पति भी नहीं अभी तक पहुंचा है वापस, और अभी 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो पता नहीं कहां है। तो ऐसे में वो डरे रहते हैं। तो मैंने अच्छा, खैर मेरे तो मन साफ था। मैं जैसे उसको कैंप में लाया तो फयाज साहब बिल्कुल डिसिप्लिन में थे। तो मैंने एसपी से बात की। अब एसपी से मेरी अच्छी दोस्ती। मैंने सर एक मिलिटेंट को पकड़ा है और इस इलाके से उठाया, आप ही का इलाका है, अगर आप अनुमति दें तो कुछ दिन रखो इसको, क्योंकि सोचता हूं इससे बातें करनी चाहिए। कहता है बिल्कुल मेजर साहब, आप मेरे अच्छे दोस्त हो, रखिए इसको, है ना, जब जिस दिन कहना चाहेंगे तो बता देना, इसको हम है ना ले लेंगे अपने कस्टडी में। तो मैं उसको 3-4 दिन 5-6 दिन बड़े प्यार से उसे बात करूं, जब भी मिलूं तो पूछूं उसे हालचाल। तो उसको ये लगा कि ये कौन है ये लोग। मुझे तो ये बताया गया था फौज बड़ी जल्लाद होती है, मारती है, पीटती है, हाथ पांव तोड़ देती है, बिना पूछे गोली ठोक देती है। ये ऑफिसर मिलता है तो पूछता है आपने नमाज अदा किया, आपने नहाया, नाश्ता हुआ नहीं हुआ, ठीक से सोए, है ना, अच्छी बातें करता है। कौन है ये? जब 5-6 दिन के बाद उसे लगा कि ये कोई अलग ही सोल है, कोई अलग इंसान है, तो क्यों ना इससे खुल के बात की जाए। तो मुझे कहता है एक दिन, फयाज सर आपसे बात करूं थोड़ी सी। मैंने हाँ बोलो। सर मेरे पास ना आपको एक खबर देनी है मिलिटेंट की। जो मिलिटेंट की खबर मुझे मेरे मुखबिर दे रहे हैं, अब वो मुखबिर कौन बन गया? खुद वो मिलिटेंट ही मुखबिर बन गया। मतलब हाँ बताओ क्या खबर है? कैसे मेरे मोहल्ले में एक लड़का है, 16 साल का है सर, वो गलती से ना मिलिटेंट बना गया, गलती से बन गया, 12-13 साल का था, बन गया। तो उसके पास AK राइफल है सर, AK, 3 मैगजीन है, 90 राउंड है। तो सर वो ऐसे ना जाता तो है मिलिटेंट से हाथ पर, कोई एक्शन नहीं लेता वो, क्योंकि उसको अभी मन पसंद ही नहीं ये काम। तो वो मेरे को जब मिलेगा ना सर बहुत रोता है, अंकल मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो इनसे, ना क्या करूं, क्योंकि उसके माँ बाप को नहीं पता और स्कूल में टीचर्स को नहीं पता, और जब स्कूल जाता है तो वो उनके साथ थोड़ा घूमता है। तो क्या चाहते हो? सर उसको उठा लो आप, तो उसका हथियार आपको मिल जाएगा और मोहल्ले से मिलिटेंट्स तक खबर जाएगी कि वो पकड़ा गया फौज द्वारा, और सर उसकी जान बच जाएगी। तो चले फिर? कहते हैं हाँ सर आप प्लान करो, मैं आपको ले चलूंगा। तो हम गए उसके घर, उसको उठाया, खूब पीटा, ऐसी ड्रामा करना पड़ा, सब कुछ फैल गई मोहल्ले में आवाज। उसको ले आए, वो फिर हमें एक कश्मीरी पंडित के घर ले गया, 3री मंजिल पे ले गया। एक मटका था, मटके के अंदर हाथ डाला, एक काले कपड़े में AK राइफल, 3 मैगजीन और 90 राउंड। चलो एक हथियार के बदले कितने मिल गए? 2 मिल गए। खैर उसके बाद जब उसको करीब हमने 20 दिन रखा, तो उसकी वाइफ जो थी वो हमारे कैंप में घूमने लगी कि कैसे भी मेरे पति से मिल लूं। तो बहुत टेंशन में थी, उसकी हिम्मत ही थी अंदर आने की। खैर वो किसी कश्मीरी प्रोफेसर को लाई कि सर मुझे पति से मिला सकते हो 1 मिनट के लिए? मैंने 1 मिनट नहीं, आप कुछ समय आराम से मिलिए। तो वो विजिटिंग रूम में बैठे मेरे, उसके पति को हमने बुलाया, फयाज को। तो उसने ये सोचा वाइफ ने कि बेचारा इतना बुरा हाल होगा, यानी मुंह सूजा होगा, आंख काली होगी, है ना, फटे कपड़े होंगे, पता नहीं क्या होगा उसका हाल। खैर ये जनाब जैसे ही अंदर पहुंचा तो मुस्कुराते हुए पहुंचा, हंसते हुए। तो उसने पूछा आपको कितना मारा? कहती, उसने कहा फयाज ने अभी तक एक झापड़ भी नहीं मारा है, बहुत प्यार से रखा है, तुम डरना नहीं, मैं यहां बहुत खुश हूं, ठीक है, तुम रोना नहीं, जाओ मैं खुश हूं। वो जो बहन इतनी तनाव में अंदर आई थी, बहुत खुश होकर दुआएं देते भी चली गई।
खैर जिस दिन मुझे लगा कि अब फयाज का काम हुआ, मैंने एसपी को कॉल किया, कहते हैं यार ले आओ। हमने तुरंत पुलिस को दिया, तो मैंने उसकी रिपोर्ट में लिखा ही इज नॉट अ मिलिटेंट, ड्यू टू दीज रीजंस ऑन सेल्फ डिफेंस इसने हथियार उठाया था और इसको एक मौका मिलना चाहिए, एक ना माफी का। एसपी ने पढ़ा, एसपी ने बोला वेरी गुड मेजर साहब, इसको तो मैं भी कोर्ट में पेश करता हूं। पेश किया, जज ने पढ़ा, बोला इसको बेल दे दो, ये तो माफी के लायक है। बेल मिला, फयाज साहब घर आ जाते हैं, पूरा मोहल्ला उनको मिलने आया। हाँ फयाज बता वो कमीनों ने क्या किया तेरे साथ, है क्या क्या बोल रहे थे कश्मीरियों के लिए वो लोग। कहता है यार तुम लोग की ना जितनी थ्योरी थी, जितनी फिलॉसफी थी, सब फेल हो गई है। तो क्या बोल रहा है? कहता है मुझे एक झापड़ नहीं मारा, इतने प्यार से रखा, रोज नमाज अदा किया मैंने, नहाता था, 3 टाइम खाना खाता था, क्या नहीं करता था, मेरा तो मन नहीं था वहां से आने का। वो तो मेरे को उन्होंने पेश किया तो मैं आ गया, नहीं तो मैं तो वहां और 1-2 महीने रहने को तैयार था। इतना प्यार किया उन्होंने मुझे। वो लोग समझ नहीं पाए गांव वाले। खैर कोई बात नहीं, उसने अपनी वाइफ से बोला देखो मैं अभी नहा धो के अपना अच्छा ड्रेस पहन के पहले मेजर सती को धन्यवाद दे के आता हूं। कहती अच्छा अच्छी बात है जाओ। तो उसने तैयार हुआ, स्कूटर स्टार्ट किया, मिठाई 1 किलो रखी और मेरे कैंप में आ गया। मैं वहां टहल रहा हूं तो मैंने देखा फयाज जैसा कोई आ रहा है, क्योंकि अब उसकी शक्ल ही बदल गई, नहा धो के चमक गया वो। तो फयाज आया, मैंने अरे फयाज तुम? कहते हाँ सर। कैसे आ गए? कहते सर मुझे बेल मिल गया तो मैं आपसे मिलने आ गया हूँ। अच्छा आ जाओ। कहते सर ये मिठाई लाया आपके लिए। मैंने ये इसकी क्या जरूरत है? नहीं सर मैं आपसे कुछ बातें कर दूं। मैंने बोलो बैठो आप। कहते सर 3 मुख्य बातें आपसे मैं कहना चाहता हूं। पहला, जब आपने मुझे उठाया ना तो कुछ लोगों को लगा कि ये ऑफिसर क्या चाहिए इसको, हम इसको दे देंगे। कहने का मतलब था कि इसकी अमाउंट कितना चाहिए, इसको कितनी राशि इसको चाहिए हम देंगे, ये फयाज को छोड़ दे, पिस्टल रख ले और कुछ केस ना करे। तो बहुत कोशिश की मुझे अप्रोच करने की, मैं अप्रोचेबल नहीं था, तो वो कैंसिल हो गया। दूसरा कहानी ये निकली, गांव वालों ने बोला कि फयाज को ये ले जाएंगे देखना एक दिन कहीं घुमाने और कहेंगे जंगल में जाके हाँ फयाज जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई है ना जाओ। अब पीछे से एक गोली ठोकते, मैं मर जाता और उसके बाद दिखाया जाता एक जबरदस्त एनकाउंटर, बहुत खतरनाक मिलिटेंट, जबरदस्त फायरिंग की इसने फौज पे और मारा गया। सुर्खियां आती, सर आपको तो मेडल मिल जाता, मेरा परिवार बर्बाद हो जाता। वो भी नहीं हुआ। तीसरा, आप मुझे इतना मारते कि मैं 6 महीने तो खाटी में पड़ा रहता, सारा बिजनेस खत्म, परिवार भी खत्म, है ना, बुरा हाल होता। वो भी आपने नहीं किया। तो सर मैं ये कहने आया हूं, मैं और मेरा परिवार जब तक नमाज अदा करेगा आप हमारी दुआओं में रहोगे। अब आते हैं हम कारगिल की तरफ। दूसरा एक्सपीरियंस कि 2001 में हमारी पलटन कारगिल पहुंची। मेरी 12 साल की सर्विस हो चुकी थी। पहुंचते ही पलटन के सीईओ ने बोला कि सती सबसे ऊंची पोस्ट पे आपको मैं भेज रहा हूं, आपकी कंपनी को भेज रहा हूं, 10,000 से 17,000। ओके सर, जी सर। देखो जब हम अध्यात्म की राह में होते हैं, बहुत बड़ी चीज जो मैंने देखा जीवन में, बहुत आपका लाइफ ईगोलेस होता है बहुत हद तक। यू आर ऑलवेज वेरी डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट। तो मैंने कहा जी सर। तो आपको पता है कारगिल में क्या स्थिति थी? हम जब 2001 में गए थे तो 99 में युद्ध हुआ था, है ना, कारगिल युद्ध हुआ था। उसके बाद 2003 तक उस इलाके में भारत और पाकिस्तान के बीच आप जानते हो बहुत फायरिंग होती थी, बहुत ज्यादा, टू मच, गोले फायरिंग बहुत होती थी। तो जब हम पहुंचे तो हमें भी ये बताया गया कि बहुत फायरिंग होती है, जरा संभल के चलना। मैंने फिर अपने मेडिटेशन को अप्लाई किया, दुआएं दी उस पूरे इलाके को, और उसका रिजल्ट ये निकला कि 1 महीने तक फायरिंग ना के बराबर हो गई, बहुत कम हो गई। और मैंने तुरंत अपनी कंपनी को डिप्लॉय किया, सबकी जगह पे बिठाया, सभी पोस्टों का चक्कर लगाया और फिर अपने हेडक्वार्टर में आके बैठ गया, जो 15,000 में मेरा हेडक्वार्टर था कंपनी कमांडर का, वहां बैठ गया। 17,000 पे मेरी सबसे ऊंची पोस्ट थी, वहां एक कैप्टन साहब बैठे हुए थे। मई का महीना था, धीरे धीरे महीने आगे बढ़ते गए, बीच बीच में फायरिंग भी होती थी। अक्टूबर का महीना आ गया, पहली बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी 17,000 में। तो वहां पे हमने क्या देखा, मेरे उस कैप्टन साहब ने, कि जो हमारी पोस्ट है कारगिल में 17,000 फीट पे, उसने क्या देखा कि जो दुश्मन है पाकिस्तान है वो सिर्फ 50 मीटर पे बैठा हुआ है, सिर्फ 50 मीटर पे, बीच में माइनफील्ड है। और वो क्या कर रहा है दुश्मन, उससे हमारी दोस्ती थी वहां पे,
बातचीत होती थी, साथी कैसे हो, अच्छे हैं, आप कैसे हो, मैं भी अच्छा हूं, ऐसे बातचीत होती थी। अचानक एक दिन क्या देखा कि दुश्मन जो है एक बंकर, एक मोर्चा बना रहा है नया, और उसमें हथियार लगाने का उसका प्लान है, और उसका मुंह हमारी तरफ था। ऑलरेडी 3 मोर्चे तो उसके बने हुए थे। तो जैसे उसने बनाना शुरू किया तो इस ऑफिसर ने जैसे देखा दीवार आधी बन गई है, तो उसने बोला उनको, साथी आप लोग क्या बना रहे हो, क्या बन रहा है ये? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनका काम चलता रहा। फिर उसने देखा जवाब भी नहीं दे रहे, तो उसने रेड फ्लैग दिखाया, रेड फ्लैग, इशारा, कुछ नहीं हुआ। उसने तुरंत मुझे रिपोर्ट किया, कमानाधिकारी को मैंने बताया, तो आदेश मिला कि हवा में एक एलएमजी का बर्स्ट 2 राउंड का मार दो हवा में। तो हवा में मार दिया 2 बस्ट। जैसे ही 2 बस्ट मारे तो दुश्मन तो डर गया, ये क्या हो गया, ये कल तक साथी साथी बातें करने वाला ये तो गोली मार रहा है हम पे, पर हवा में मारा था। तो जैसे ही मारा उसने काम रोक दिया, वो काम बंद हो गया उनका। उनके 3 पोस्ट थे हमारे सामने, एक लेफ्ट एक राइट। तीनों को उसने, वो कंपनी कमांडर ने तैयार किया, बोला तैयार हो जाओ, अपने एलएमजी एचएमजी तैयार करो और इस पोस्ट पे फायर शुरू कर दो। और हम पे फायर आना शुरू हो गया तीनों पोस्टों से। हमने सोचा चलो 1-2 घंटे फायर करेगा ये, हमने भी जवाब दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन 3 रात उसने फायर किया। जब तीसरा दिन फायर हो रहा था तो ये कैप्टन साहब, जिसकी सिर्फ 2 महीने की नौकरी थी, घबरा गया, क्योंकि अनुभव तो था नहीं इसको। तो इसने जब शाम को मुझे रिपोर्ट दी तो थोड़ा नर्वस दिखा। तो मेरे कमान अधिकारी ने बोला, सती मुझे नहीं लगता कि अब इसको वहां रखना चाहिए, आप प्लीज उस पोस्ट की कमांड ले ले। और ये आदेश मुझे दिया गया रात 9 बजे, 9 o'clock आदेश मिलता है मुझे। और मैं उस वक्त कमान अधिकारी के साथ बैठा हुआ था, कोई कॉन्फ्रेंस में थी। मैंने ठीक है सर। मैंने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया। रात 9:30 बजे हमने 2 मिनट फिर वही ड्रिल, परमात्मा को याद करो सभी लोग, सबने 2 मिनट याद किया और हम चल पड़े। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने उबड़ खाबड़ रास्ते, इतने थकीले रास्ते, इतने खराब रास्ते थे। खैर हम धीरे धीरे चल पड़े। रात को हम 13,000 फीट तक पहुंचे। अगले दिन हम 15,000 पे पहुंचे। तो जो रास्ता था दुश्मन हमारे पोस्ट में आने का, उसमें आधा रास्ता दुश्मन देखता था, ही कुड वॉच। तो दिन में हम नहीं चले। तो अगले दिन रात हम 11:45 बजे पहुंचे। तो पहुंचने से पहले दुश्मन को आहट लग गई कि शायद कोई लोग आ रहे हैं इनके। तो घने अंधेरे में वो इल्यूमिनेशन राउंड फायर करे, इल्यूमिनेशन राउंड, जिससे रोशनी हो जाए और फिर वो दागे गोलियां हम पे। और जैसे वो इल्यूमिनेशन करे, एक तरफ बर्फ गिर रही है और उसका इल्यूमिनेशन राउंड, और हम सब जमीन पे एकदम लेट जाते थे। फिर वो फायर कर रहा डर डर करके। फिर जैसे अंधेरा हुआ हम चलने लगे। खैर हम जब पोस्ट में पहुंचे तो मैं दुआएं तो दे ही रहा था उस पूरे इलाके के लिए। तो 11:15 बजे, 11:30 बजे फायर बंद। 11:15 में हम पहुंचे। वो ऑफिसर में से मिलने आया, कैप्टन साहब, बड़ा नर्वस, डरा हुआ। मैंने से बोला, नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, आप डरना नहीं। आप ऐसा करो, जो 16,000 में हमारी पोस्ट है ना, वहां जाके रेस्ट करो थोड़ा, मैं कल आपको कुछ बताऊंगा। वो चला गया। मैंने पहला काम क्या किया, वहां एक छोटा मंदिर था, मैंने देखा एक छोटा मंदिर है, मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने परमात्मा से एक ही प्रार्थना की कि मुझे आपने यहां एक सेवा के लिए भेजा है, मैं तैयार हूं, बट मैं ये सेवा आपको सौंप रहा हूं और आपका बच्चा बनके मैं इसको करना चाहूंगा। आप ध्यान रखना, आप हमें सफल बनाना। ऐसा कह के मैं अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह मैं तैयार हुआ। वो पोस्ट के हालात, कहते हैं ना, बंदोबस्त बहुत खराब थे और बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी। खैर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया ज्यादा, क्योंकि उसका ना वहां पे फायरिंग का स्थिति थी। तो सीएचएम 9 बजे मुझे मिलता है, कहता है सर हम दुश्मन पे फायर खोल दें। मैंने नहीं, मुझे थोड़े समय दीजिए, मैं इसकी रणनीति पे ध्यान कर रहा हूं। 1 बजे मेरे सामने एक भोजन आया मेरा, मैं खाने लगा। खाना खाया ही था कि मेरे कानों में फायरिंग की आवाज, डट 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 डट। मैंने इतनी फायरिंग की आवाज कहां से आ रही है? खाना छोड़ के बाहर जब जाता हूं, देखता हूं कि दो दुश्मन जो सामने बैठा है इतना हैवी फायरिंग कर रहा है हम पे कि पोस्ट ही जैसे हिल रहा होगा। खैर मैंने अपने जवानों से कहा, ओके पोजीशन, स्टार्ट फायरिंग। 2 घंटे तक हम फायर कर रहे हैं, वो तो फायर कर रहा है। अब नीचे से ऊपर हम मार रहे हैं, वो ऊपर से नीचे। असर किसका होगा? ऊपर वाले का होगा।
2 घंटे बाद मुझे लगा कि शायद इससे बात नहीं बनेगी। अब मैंने थोड़ी देर के लिए ध्यान में चला गया, क्या करना चाहिए। तो मैं तो अपने सुप्रीम कमांडर से बात कर रहा हूं, अचानक मुझे इंट्यूशन, एक विचार आया, आप यहां पे इस दुश्मन पे मोटर का फायर गिराओ, 81 mm मोटर का। मैंने तुरंत रेडियो सेट लिया, कमान अधिकारी को संपर्क किया, सर बहुत दुश्मन का फायर आ रहा है, हम भी जवाब दे रहे हैं उसको, बट मुझे नहीं लगता इसका कुछ असर होने वाला है, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? सर 81 mm मोटर का फायर चाहिए। सती सॉरी मैं नहीं देख पाऊंगा। मैंने सर क्यों? कहता है आपको पता होना चाहिए, जब मोटर का एक गोला गिरता है तो वो 100 फीट के इलाके को, 50 मीटर के इलाके का, जो आपका दोनों इतने क्लोज हो आप, वो उसको तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपका नुकसान कर देगा। मैंने बस सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा सिर्फ आप पहला एक सिंगल राउंड फायर करें। हमारी काफी बहस हुई, बहस में उन्हें समझ में आया कि ये ऑफिसर है, मेजर साहब है, 12 साल का इसका तजुर्बा है, शायद इसकी बात माननी चाहिए। तो पहला गोला फायर हुआ 81 mm मोटर का, और जानते कहां गिरा? उनकी बात करेक्ट थी, हमारी बाउंड्री वॉल पे गिर गया, और हमारी बाउंड्री वॉल नीचे जमीन पे गिर गई। पर वो पत्थरों की थी, हमें कोई चिंता नहीं थी, हम दोबारा बनाने के लिए तैयार थे। मैंने सर ऊंचाई दीजिए अगले राउंड को, ऊंचाई दी तो बीच में गिरी, तीसरी बार ऊंचाई दी तो उनकी बाउंड्री वॉल टूट गई, चौथी बार उनका हेडक्वार्टर के बीच में गिरा बॉम्ब, ठाक। मैंने सर अब आप ऑटो तोप खोल दीजिए और फायर शुरू कर दीजिए। दुश्मन हम पे जबरदस्त फायर कर रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि कुछ होने वाला है, और हमारे बरसात शुरू हो गई किसकी? 81 mm मोटर के गोलों की। और जैसे ही वो फायर हुआ, दुश्मन शांत, एकदम चुप। 5:30 का वक्त बज रहा था शाम का, और उसके बाद कोई फायर नहीं हुआ रात भर, सुबह तक कुछ नहीं हुआ। सुबह 9 बजे जैसे मैं तैयार हुआ, सीएचएम बोलता है सर आदेश आपका। मैंने कहा यार इसको गुड मॉर्निंग बोलना है, इसको, ये जो बैठा है सामने। सर वो क्या होता है? मैं 100 राउंड और बरसाएंगे। तो मैंने हेडक्वार्टर को रिंग किया, कहते हैं सीओ साहब को, सर 100 राउंड और बरसा दीजिए। तो हमारा सीओ साहब ना इतना खुश होता था ना, फायरिंग बोलो ना फायरिंग, तो उसको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती थी। शांति बोलो ना, सर शांति चाहिए, कहता है ये क्या बोल रहे तुम। तो क्योंकि वो उनका एक शौक था, अगर वो मेस में आ गए तो 2 बजे से पहले नहीं उठते थे, 12 बजे तक तो उनका सेशन चलता रहता था। तो अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अब वो अभी वो बाबा के बच्चे बन गए। तो उन्होंने मुझे बोला है ना कि है ना, तो मैंने इनको बताया कि सर फायरिंग हो रही है और दुश्मन के ऊपर बड़ा असर हुआ है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद 15 दिन तक वो कोई फायर नहीं हुआ, ना उसका ना हमारा। पर दुश्मन ने एक बहुत काम किया हमारे ऊपर, एक काम किया उसने कि दिन के समय पे जो हमारे स्टोर थे जहां राशन रखा है, उसमें हमारा मूवमेंट बंद कर दिया उसने, टोटल। पानी का मूवमेंट बंद, फिजिकल मूवमेंट बंद, हम उसको दिखने नहीं चाहिए। अगर दिख गए, रात को टॉर्च दिख गया उसको, तो सीधे फायर। तो हम उस पोस्ट पे 15 दिन ऐसे रहते थे जैसे कीड़े रहते हैं ना, कीड़े ऐसे क्रॉलिंग, रात को क्रॉलिंग करके जाते थे स्टोर में, राशन लाना है, क्रॉलिंग करके जा रहे हैं, सब कुछ ऐसे, क्योंकि वो देखता था तो फायर करता था। अब जब 15 दिन हो गए तो मुझे समझ में आया कि ये दुश्मन को तो हमने शांत कर लिया, अब यहां एक दुश्मन और बैठा हुआ है, सुना है, मुझे बताया गया था, वो है बर्फ। इस बर्फ, इस ऊंचाई पे 17,000 पे 8 फीट बर्फ गिरती है। कितनी? 8 फीट। -20 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो लोगों ने मुझे कहा कि अगर तुम इसकी तैयारी नहीं करोगे ना तो तुम्हें एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने क्या कि दुश्मन की गोली से तो कोई नहीं मरेगा, हो सकता है तुम बचा लोगे, पर बर्फ में अगर कोई फिसल गया तो सीधे नीचे जाएगा 200 फीट, उसकी डेड बॉडी मिलेगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो तैयारी करनी पड़ेगी। कहते करो तैयारी इसकी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा, बाबा है ना, अगेन परमात्मा को याद किया, तो परमात्मा का सीधा आदेश मिला, अब शांति शांति। तो 15 दिन बाद मैंने अपने सीईओ को फोन किया, मैंने सर रोज बात होती थी, तो उस दिन मैंने सर आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? कहते हाँ करो करो। मैं सर अब यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि दुश्मन एकदम शांत हो गया है, सिर्फ हमारी हरकतों पे वो गोली मारता है, नहीं तो चुप रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब दुश्मन नंबर 2 की तैयारी की जाए। कहता है वो कौन है? मैं सर बर्फ। बर्फ? मैंने हाँ सर, 8 फीट बर्फ गिरेगी, अगर हमने उसकी तैयारी नहीं की तो हमारा तो बंदा जवान तो फिसल के मर जाएगा। कहता हाँ बात तो सही है, तो क्या चाहते हो? तो मैंने उनको जो डराने वाला शब्द है ना, उनको हिलाने वाला शब्द बोला। मेरे से मैं शांति चाहता हूं। शांति?
मैंने हाँ सर। सोचने लगे, अच्छा कौन करेगा शांति, कैसे लाएंगे शांति? सर मैं करूंगा सर, आपकी सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग्स। तो उसे पता था ये सती जो है ना पुजारी किस्म का आदमी, खाता पीता भी नहीं है ना, दारू भी नहीं पीता, ये अंडा भी नहीं खाता है। चलो ठीक है, करो करो ठीक करो, अगर तुम्हें लगता है। तो मैंने अपने एक जवान को बोला, मैं इधर आओ, तुम पहले इनसे बात करते थे दुश्मन से? कहते अरे सर रोज बात होती थी हमारी, शेरो शायरी होती थी सर हमारी। मैंने अभी चिल्लाओ, साथी हमारे टाइगर आपके टाइगर से कल शाम 4 बजे बात करेंगे। तो रात 9 बजे मेरे सेंट्री ने चिल्लाना शुरू किया, बहुत चिल्लाया बहुत चिल्लाया, कोई जवाब ही नहीं दे रहे वो लोग। लास्ट में जवाब आता है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 4 बजे का टाइम, मेरे जवान बाउंड्री वॉल पे खड़े, हथियार दुश्मन की तरफ एम कर रहे हैं, उनके जवान खड़े, उनका हथियार हमारी तरफ। मैं कमरे से निकला मेडिटेशन करके, बिना कोई हथियार के, कुछ सीधे जाके एक बाउंड्री वॉल पे एक सीढ़ी थी, मैं खड़ा हो गया। अभी छाती के ऊपर यहां तक मैं दिख रहा हूं दुश्मन को अच्छे ढंग से। और मैं जब मेडिटेशन करके बाहर निकला, एक आवाज आई अंदर से, सब ठीक होगा। तो मैंने जाके ऐसे हाथ हिलाया, है ना, ऐसे करके। तो वहां से इतना छोटा हाथ हिल रहा था। तो मैंने बोला, टाइगर दिस इज मेजर रवि। तो दुश्मन को तो अपना नाम नहीं बताना होता ना, झूठ बोलना होता है, मेजर रवि। एंड मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों से हमारे बीच में फायरिंग हो रही थी, आपकी सारी हरकत बंद है। तो आज से मैं आश्वासन देता हूं एज ए पोस्ट कमांडर, आप पे कोई फायर नहीं आएगा, भारत से कोई सिंगल राउंड भी फायर नहीं करेंगे हम। आप निश्चिंत रहिए, डरो नहीं, और खुलकर आराम से अपना जीवन बिताइए, पोस्ट में रहिए। ये मैं किसको बोल रहा हूं? दुश्मन नंबर 1 को। वो कुछ भी बोल सकता है मेरे को, पर मैंने वो 15 दिन जो बीते ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं शांत था, कंपोज था, पॉजिटिव था, वाइब्रेशंस पॉजिटिव भेज रहा था, अपना परिवार का समझ के कि भाई आत्मा रूप से तो वो हमारा भाई है, ऐसे करके। और पहले जब देश एक था तो तब भी हमारा भाई था, तो ऐसे उसको बहुत अच्छी वाइब्रेशन दे रहा था। तो उसका जवाब सुनने लायक था। उसका जवाब था, सर हम भी शांत प्रिय सैनिक हैं। ये पहला स्टेटमेंट दिया उसने। सर आपकी बहुत हरकत बंद है, सारी हरकत बंद है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पाकिस्तान की पोस्ट से अब आप पे कोई गोली नहीं फायर होगी, आप डरे नहीं, आप खुलकर हरकत करें। मैंने कहा, दोस्त मैं आगरा का रहने वाला हूं, तुम अपने परिवार के साथ आगरा घूमने आओ। कहता है, सर मैं पेशावर का हूं, आप पेशावर आना। फिर 1 घंटे हमारी बातचीत होती है। रात को मेरे जवान शेरो शायरी कर रहे हैं। अगले दिन सुबह जब मैं 9 बजे तैयार हुआ तो सीएचएम कहता है, सर वो सेंट्री है ना उधर, वो चिल्ला रहा है। मैं क्या बोल रहा है? कि सर हरकत करो हरकत करो। तो मैं, हाँ चलो भाई हरकत करते। कहते नहीं सर, ये दुश्मन जो है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, मुंह में राम और बगल में छुरी, हम जाएंगे और ये गोली चला देगा और पता चला ढेर हो गए हम। मेरा ये भी बात सही है, कोई बात नहीं, 2 मिनट मुझे दो। मैंने मेडिटेशन किया, बाहर निकला, एक आवाज फिर आती मेरे पास, सब ठीक होगा। मैं चला, अब उस स्थान पे खड़ा हो गया जहां सर से लेके पांव तक मुझे दुश्मन देख रहा है। उनका जो मेन सेंट्री था, उसका बंदूक मैं देख सकता था, एलएमजी उसकी, और मेरे पे पॉइंटेड थी। वो चाहता खोल देता और मैं शहीद हो जाता, बट कुछ नहीं। मैंने ऐसे हाथ हिलाया उस सेंट्री की तरफ, तो उसने जो बंदूक की होते ना गैप, वहां से हाथ हिला के मुझे ऐसे किया। तो मैं फिर टहलने लगा उस इलाके में। फिर मैंने अपने सीएचएम की तरफ देखा, सीएचएम कुछ हुआ मुझे? कहते नहीं साहब आपको कुछ नहीं हुआ। मैं डरो नहीं, आ जाओ बाहर, है ना। अब हम लोग इस पोस्ट को ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे और इसको बढ़िया बनाएंगे। तुरंत सभी जवान बाहर आए। मैंने सीओ को ऑर्डर दिया, अगले दिन सीओ पहुंच गया। सीओ ने देखा हालत खराब है, सीओ ने खूब सामान भेजा। हमने उस पोस्ट को चमका दिया मींस ब्यूटीफुल बना दिया। उसके बाद में उस पोस्ट में 1.5 साल रहा। कितना? 1.5 साल। दोस्तों जो मेडल दिया ना भगवान ने, सुन लीजिए, पहला, एक भी जवान कैजुअल्टी नहीं हुआ, चाहे गोली से चाहे बर्फ से, और हम सुरक्षित उस स्थान से मीरठ पहुंच गए। अब जब हम चले गए 2003 फरवरी में, तो 2004 अप्रैल में जो पलटन ने हमारा स्थान लिया, उसका जो सीओ था, कमान अधिकारी, वो मुझे मिल पड़ा। मिलते ही मुझे कहता है, सती हाउ आर यू? मैंने, सर आई एम फाइन। आपको पाकिस्तान वाले याद कर रहे थे। मैंने, सर पाकिस्तान वाले? कहते कैसे? कहता है सती सुन ले। कहते जब तुम चले गए ना 2003 फरवरी में, तो हमने स्थान लिया। मैंने, जी सर।
कहता है वहां पे तो बहुत फायरिंग हो रही थी। मैंने जी सर। कहता है 2003 दिसंबर में युद्ध विराम हो गया, सीज फायर, शांति एकदम। मैंने बोला सर मेरा उसमें छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, बोल सकता हूं? कहता है बोलो। मेरे सर मैं रोज मेडिटेशन करता था परमात्मा की याद में कि अब यहां शांति होनी चाहिए, बहुत युद्ध हो गया और अब शांति होनी चाहिए। कहता है हो सकता है आपकी भी वाइब्रेशन ने काम किया। कहता है यार जब शुद्ध युद्ध विराम हो गया तो जिस पोस्ट पे आप थे 17,000 पे, हमारा एक जवान रात 9 बजे बाथरूम के लिए बाहर आता है और गया बाथरूम तो फिसल गया। वो फिसल गया तो 200 फीट नीचे गया, डेथ हो गई और हमें तो दिखाई नहीं रहा तो कहां गया अंधेरे में। और अगले दिन सुबह उसकी बॉडी हमें नीचे दिखी एक नाले में पड़ी हुई, और वो पाकिस्तान का इलाका था। अब क्या करें, बातचीत हुई, सफेद झंडे के साथ हम गए, मैं एज ए कमान अधिकारी खुद गया, उनका कमान अधिकारी आया, उन्होंने बहुत सम्मान से हमें बॉडी दे दी। फिर 1 घंटे हमारे साथ बातचीत की पाकिस्तान वालों ने। उस बातचीत के एंड में उन्होंने एक सवाल पूछा, आपका वो ऑफिसर कहां है मेजर सती? तो उन्होंने बोला नहीं सर आप गलत नाम बोल रहे हो, मेजर रवि। कहते हैं आप दुश्मन को कम मत समझो, हमारे पास सारी जानकारी होती है। तो उन्होंने बोला कि बताइए फिर आप क्यों पूछ रहे हैं मेजर सती के बारे में? कहते हैं नहीं हम इतना कहना चाहते हैं कि वो जो ऑफिसर था सबसे लंबे समय तक उस पोस्ट में रहा, ऐसे आपके कोई अफसर नहीं रहते, 3 महीने के बाद हर अफसर उस पोस्ट को छोड़ देता है। दूसरा उसका जो उसूल था जियो और जीने दो, ये हमें बड़ा पसंद आया। सर अगर वो आपको मिले ना कहना हमने सलाम भेजा है। अध्यात्म की सुंदरता देखिए, काम भी हुआ, सांप भी मारा, लाठी भी नहीं टूटी और रिजल्ट भी मिला। अब समय तो पूरा हो गया, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो एक छोटा अनुभव और सुना दूं लास्ट। थैंक यू। मैं आसाम राइफल में था, एक पलटन का ट्वाइसी था, कोहिमा में मेरी पलटन थी। कई बार सीओ साहब का परिवार जम्मू में था तो सीओ साहब काफी छुट्टी जाते थे तो मैं पलटन संभालता था। बड़े बड़े वहां फंक्शन होते थे तो मैं उनको ऑर्गेनाइज करता था। तो पूरे आसाम राइफल में और डीजी तक के बात चली गई कि कर्नल सती, उन दिनों में लेफ्टिनेंट कर्नल था, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं हर इवेंट को, तो इनको याद करना चाहिए। और ये दूसरी इनकी अच्छी बात ये है कि ये डी एडिक्शन पे काम कर रहे हैं, नशा उन्मूलन पे, तो इनकी सेवा लेनी चाहिए। तो मुझे आसाम राइफल के मुख्यालय में याद किया गया, बुलाया गया कि आसाम राइफल का एक दिवस है दिल्ली में, उसमें हम 7 ऑफिसर्स को चुनते हैं पूरे आसाम राइफल से, करीब 900 अफसर हैं वहां पे और 70,000 की फौज है। तो हमने आपको भी चुना है उन 7 अफसरों में। हम आपको दिल्ली ले चलेंगे और आपको उस जो स्थापना दिवस है जिसमें गृह मंत्री मुख्य अतिथि है, आपको अपनी सेवाएं देनी है। तो मैं चला गया दिल्ली, पहुंच गया। तो जो ऑफिसर ने हमको काम बांटना था वो बैठा था, हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो मुझे जानता था पहले से, तो सबको उसने 5 बाकी 6 अफसर्स को उनका काम बताया क्या क्या है, सब बता दिया। अभी लास्ट मेरा टर्न था, तो मेरे टर्न में उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुराया। कहते सती तुम्हारे लिए स्पेशल काम है। मैं सर बताइए, जो काम है मैं करूंगा। कहते बहुत स्पेशल है। मैं जी सर बताइए। कहते इस पार्टी में आपको सभी को शराब और सिगरेट पिलाना है। तो मैंने कहा सर मैं तो ना तो शराब पीता हूं ना सिगरेट पीता हूं, ना मुझे शराब के नाम पता ना सिगरेट नाम। कहते इसलिए आपको ये काम दिया है क्योंकि हमें पता है कि आप जैसा अगर आदमी ये काम करेगा तो पूरी ईमानदारी से करेगा और बिल भी भी ठीक होगा। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो 20 दिन का टाइम मुझे मिला। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने शराब, जितनी भी शराबें होती सबके नाम लिखे, कितनी सिगरेट होती सबके नाम लिखे, 3 काउंटर लगाने थे मैंने, वो भी किए। उन्होंने कहा 5 नागा कपल्स को खड़ा करना है, मियाँ बीबी को, अलग अलग ट्राइब के, वो भी किया। और जैसे हमारा स्थापना दिवस आया सब तैयारी हो गई, बहुत अच्छे ढंग से फंक्शन हुआ। डीजी साहब फंक्शन के बाद टहल रहे थे उस इलाके में जहां फंक्शन था, मेरी तरफ देखा, बोला वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। फिर उस कर्नल साहब ने मुझे याद किया, बोला भाई आपने कुछ बिल बनाया खर्चे का? मैंने हाँ सर बना लिया। कहते दिखाओ।
है, फिर हंसने लगे। मैं सर क्या हो गया, ज्यादा खर्चा कर दिया? कह पोस्टिंग होगी दूसरे जो है, तब लोगों के कमेंट्स सुनने को मिले कि यार वो अलग किस्म का बंदा था, वो अलग किस्म की आत्मा थी, उसका डेडिकेशन था, उसका निस्वार्थ सेवा थी, और उसका है ना, उसका हमें सबको कितना फायदा हुआ। ये हमारा एम होना चाहिए कि हमको निस्वार्थ और सच्चे दिल से सेवा करनी है, तो हमें लगता है जैसे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है ना। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे उम्मीद ही नहीं, पक्का विश्वास है कि जैसे मैंने इस चीज को एंजॉय किया और ऐसा लगा कि सर जो बता रहे हैं वो मेरी जिंदगी में हुआ, आपको लगता है तो ऐसा हाथ उठा के दिखाएं किस किस को लगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। वेरी गुड। सर का जिस सहजता से सर ने अपने अध्यात्म के रहस्य को, इसकी मदद को अपने, क्योंकि अमूमन क्या बोला जाता है कि फौजियों में हम जैसे हैं फौजी, जब मैं फौजी कहूँगा तो सशस्त्र सेनाओं के लोग, हमको ये चीज को फॉलो करना, आध्यात्म को फॉलो करना, मेडिटेशन, शांत स्वभाव, बिल्कुल तामसिकता से परे रहना, बिल्कुल सात्विक भोजन, ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं असंभव बोला जाता है चीज को। पर जिस सहजता से, अच्छा दूसरा बताया जाता है कि आप वैली के अंदर CICT के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ जैसे सर ने बताया RR के अंदर गए, AR के अंदर गए, फायरिंग करने के लिए गया, चाहे वो आतंकवादियों को पकड़ना हो, एक्टिव ऑपरेशन करना हो, फायरिंग करना हो, निमित्त भाव, सेल्फलेस सर्विस, अपने आप को कुछ ना समझ के ईश्वर को सब कुछ समझ के, और जो तभी वो आपको सही गाइडेंस, सही आपको वो निर्देश देता है, सही आदेश देता है कि मोटर फायर कर लो। उसकी वजह से इतनी लंबे समय तक शांति बनी रही। फिर आसाम के अंदर जाके वो जो डी एडिक्शन वाला सर ने बताया, ईमानदारी का जो गुण, ये सारी चीजें अगर आप इस अध्यात्म को, इस मेडिटेशन, राजयोगा को आप फॉलो करते हैं, यही सारे गुण हम सब के अंदर जो मौजूद हैं ऑलरेडी, हम सिर्फ भूल गए हैं, यही दोबारा जागृत होते हैं। यही चीज सर ने प्रैक्टिकल करके इसको अपने जीवन में, हर एक वो इंसान जो कि आज फौज के अंदर है, सर्विसेज के अंदर है, उन सब की सोच को नकारात्मक तरीके से ये कह के समझा दिया कि नहीं, जो आप सोचते हैं ये भी एक सोच है, और जो मैं करके आपको जमीन पे दिखा सकता हूं वो भी एक सोच का ही नतीजा है, एक पॉजिटिव थिंकिंग का। सो थैंक यू वेरी मच सर। जिस सहजता से सर ने बताया है, ये हमको लगता है कि ये सिर्फ 30-35 मिनट 40 मिनट के अंदर जो सर ने बताया है, ये एक्चुअल एक एक्सपीरियंस है। वो 33 साल का जो सर ने बिल्कुल डेडिकेटेड सर्विस इस भारतीय सेना के लिए दिया है, इस देश के लिए दिया है, और जिसके अंदर इस आध्यात्म को जोड़ा है, जिस सहजता से जोड़ा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर blessings and guidance.
मैं एक छोटा सी बात कहना चाह रहा था कि कई बार मेरे को कुछ आप में से लोग मिलते हैं, कहते हैं कि सर हमें ये बताइए, हम यहाँ आए हैं और हमें आप गाइड कीजिए कि हम किस प्रकार से अपना योगदान यहाँ कर सकते हैं। और कुछ लोगों को जैसे मन आता है कि हम कुछ है ना कंट्रीब्यूट करें, तो कैसे करें, कोई विधि है यहाँ पे? तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों की जानकारी के लिए हमारा जब वैलिडिक्ट्री होता है, समापन समारोह, तो हमारी सीनियर वाइस चेयरपर्सन हमारे बीच में आती है, आप सबसे मिलती है, आप सबको वरदान देती है, आप सबको वाइब्रेशंस देती है, प्रसाद देती है। तब हम आपके सामने 3 ढंग से आपको ना इशारा कर सकते हैं, जो लोग को इंटरेस्ट है, कि या तो आप कैश रूप में वहाँ एक लिफाफा रखा होता है, लिफाफे रखे होते हैं, आप दे सकते हो, या फिर आप चेक या ऑनलाइन क्यूआर कोड के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये जो लोगों को लगता है कि हम इस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं, तो वैलिडिटरी फंक्शन जो होगा 24 को, उस दिन एट द एंड आप लोग ये सेवा कर सकते हो। धन्यवाद। ओम शांति। 2 अनाउंसमेंट्स हैं। पहला कि अगर जैसे सर ने बताया कि इस अध्यात्म को फॉलो करें, तो ये सब कुछ लिटरेचर के पुस्तकों के रूप में भी अवेलेबल है, सहजता से लेके जो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल है उसका। तो यहीं बगल में ग्लोबल ऑफिस के बगल में जो मेडिटेशन हॉल के सामने, वहाँ के बगल में बुक स्टोर है, सुबह 9 से 12 बजे तक और शाम को 5 से 6 बजे तक खुलता है। अगर आप चाहें तो वहाँ से इस लिटरेचर को ले सकते हैं। दूसरा, इस सेशन के बाद 11 से 12:30 बजे तक सूरज भाई साहब की क्लास होगी, जो दोनों ग्रुप ए और ग्रुप बी की कॉमन क्लास होगी, जो कि ऊपर हार्मनी हॉल में होगी। तो आप सब लोगों से हमने जो आप सवाल पूछना चाहते थे वो सवाल लेके सर को दे दिए, सुरेंद्र सर को। अभी भी अगर किसी के पास कुछ सवाल हो तो सर को दे दीजिए, क्योंकि वहाँ ऐसे रैंडमली खड़े होकर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इन्हीं सवालों को हम सूरज भाई साहब को दे देंगे और उनमें से वो सवाल को चुन के, चंद एक सवाल चुन के उनका वो जवाब देंगे। तो अंत में एक बार पुनः सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर किया और हमें मदद बताई कि किस तरीके से ये चीज़ मदद कर सकती है। सबसे अंत में हम पुनः 2 मिनट बाबा को याद करेंगे इस सेशन को समाप्त करने से पहले।